जो मार्शल आर्टिस्ट्स बच गए थे वे यह दृश्य देखकर स्तब्ध थे। यह क्या हो रहा है? यह किसी देश का हथियार नहीं है, एक ने कहा। दूसरे ने डरते हुए कहा, क्या यह एलियन हमला है? एक वरिष्ठ मार्शल आर्टिस्ट तुरंत चिल्लाया, नागरिकों को बाहर निकालो। सब लोग बंकर की तरफ जाओ। तुरंत पीछे हटो। काला जहाज शहर के ऊपर मौत के दूत की तरह मंडरा रहा था। उसके हथियार हर हरकत पर नजर रख रहे थे और लगातार हमला कर रहे थे। अचानक पूरे शहर की स्क्रीन, बिलबोर्ड, फोन और टीवी एक साथ चालू हो गए। उनमें एक विशाल, लगभग 3 मीटर लंबा आदमी दिखाई दिया। उसकी एक ही आंख थी और उसका चेहरा डरावना था। उसने कहा, प्लैनेट एज़्योर के प्यारे निवासियों, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम अकोलाई है। उसने अजीब सी मुस्कान दी। अब से तुम सब मेरे हो। तुम इस दुनिया के नागरिक नहीं रहे। तुम इस फ्लीट के गुलाम हो। नीचे लोग स्तब्ध खड़े थे, जैसे नमक की मूर्तियां बन गई हों। हर कोई डर से ऊपर देख रहा था। एक आदमी कांपती आवाज में बोला, हम खत्म हो गए। यह स्पेस पायरेट्स हैं। ये कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। क्या? किसी की चीख गूंज उठी। लोगों की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और डर ने उनके दिलों को जकड़ लिया। इसी समय ड्रीमस्केप की परतों में छिपा लू शेंग इस विनाश से पूरी तरह अनजान था। वह अभी भी शून्य की ऊर्जा से नया तारा बनाने में लगा हुआ था। क्लिंग! आवाज ऐसी थी जैसे हीरा क्रिस्टल से टकराए। नए बने 7 रंगों वाले क्रिस्टल ग्रह के अंदर दरार पड़ने लगी और उसके भीतर से एक नया क्रिस्टल जीवन बाहर आने लगा। उसका शरीर गोल और पारदर्शी था, गर्दन ड्रैगन जैसी लंबी थी और सिर पर चमकदार क्रिस्टल स्केल थे। उसका पूरा शरीर क्रिस्टल से बना था और उसके अंदर बहती ऊर्जा साफ दिखाई दे रही थी। यह एक असली क्रिस्टल ड्रैगन था। लू शेंग उसे देखकर दंग रह गया। उसने कहा, कमाल है। यह तो किसी क्रिएटर गॉड के खेल जैसा है। यांग यिझाओ मुस्कुराया। हाँ, लेकिन याद रखो, यह खेल तुम्हारी कल्टीवेशन का हिस्सा भी है। लू शेंग हैरान होकर बोला, यह भी कल्टीवेशन है? यांग यिझाओ ने सिर हिलाया। हाँ, यहाँ हर सृजन एक सीख है। फिर उसने कहा, भले ही अभी तुम उनकी शक्ति पूरी तरह समझ न पाओ, लेकिन इस खेल के हर कदम के साथ यह ज्ञान तुम्हारे अंदर बस रहा है। लू शेंग ने सिर खुजलाया। समझ तो रहा हूं, लेकिन अभी भी यह बहुत अजीब लगता है। तभी अचानक शून्य में एक शक्तिशाली ऊर्जा लहर उठी। लू शेंग ने जल्दी से पूछा, यह क्या हो रहा है? यांग यिझाओ हंसा। लगता है ओल्ड वैंग अब सच में गंभीर हो गया है। लू शेंग ने देखा कि वैंग ही और डुआन याइफेंग की लड़ाई अब बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी थी। वैंग ही चिल्लाया, डुआन, इसे रोककर दिखाओ। उसके सोलर डिवाइन रियन के तारे लाल होकर विशाल होने लगे। उनकी ऊर्जा 3 पैर वाले गोल्डन क्रोज में भरने लगी और वे और भी विशाल और खतरनाक हो गए। दूसरी तरफ डुआन याइफेंग शांत खड़ा था। उसने कहा, अगर तुम इतना आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरी शक्ति भी देख लो। अचानक उसका क्रिस्टल डिवाइन डोमेन बदल गया। अनगिनत क्रिस्टल जीव 7 रंगों की ऊर्जा में बदलकर विशाल लहर की तरह सोलर डिवाइन रियन से टकरा गए। लू शेंग स्तब्ध खड़ा था। 2 लेवल 15 शक्तियों की टक्कर मानो 2 आकाशगंगाओं की टक्कर जैसी थी। दोनों मास्टर्स जैसे अपनी शारीरिक सीमाओं से पूरी तरह आगे निकल चुके थे। उनकी चेतना मानो सीधे ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा से जुड़ गई थी। वे अपने अपने डिवाइन पाथ के जरिए अमरता की सीमा को छू रहे थे और इस विशाल मैदान में अपने दांव को प्रकट करके अपने अस्तित्व को साबित कर रहे थे।
लू शेंग के दिमाग में विचार तेजी से दौड़ रहे थे। यह सच में अविश्वसनीय है। यह दो पीक लेवल डिवाइन डोमेन्स की टक्कर है। हर बार जब उनकी ताकत टकराती है, मेरे दिमाग में नई समझ और प्रेरणा की बाढ़ आ जाती है। लू शेंग की आंखों में अनगिनत अद्भुत दृश्य चमक रहे थे, जो हर पल बदल रहे थे। हर सेकंड उसके दिमाग में इतनी जानकारी भर रही थी कि एक सामान्य मार्शल आर्टिस्ट को उसे समझने में कई जन्म लग जाते। लू शेंग पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया। वह गहरे ट्रांस जैसी स्थिति में चला गया। उसकी चेतना सामने हो रही लड़ाई को देख रही थी, लेकिन उसका शरीर खुद ही प्रतिक्रिया दे रहा था। उसके हाथ इतनी तेजी से चलने लगे कि मानो तारों ने ही उन्हें दिशा दी हो। उसकी उंगलियों से एक के बाद एक तारे और क्रिस्टल ग्रह बनने लगे। अभी कुछ पल पहले जो काम मुश्किल लग रहा था, अब वह आसानी से होने लगा। उसके हाथों की हरकतें और भी सटीक होती जा रही थीं। उसे खुद पता नहीं चला, लेकिन जो तारे वह बना रहा था उनका स्तर धीरे धीरे उन दो महान योद्धाओं के स्तर के करीब पहुंचने लगा। यह शून्य का क्षेत्र अब बदल चुका था। यह अब सिर्फ दो मास्टर्स की लड़ाई नहीं रह गया था। इस शतरंज जैसे ब्रह्मांडीय मैदान में अब एक तीसरा डिवाइन डोमेन भी जन्म ले चुका था, लू शेंग का। बोर्ड के किनारे यान यिझाओ शांत खड़े सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी समझ और संतोष भरी नजर थी। वे मानो एक पर्वत की तरह स्थिर थे। वे बिना पलक झपकाए लू शेंग को देख रहे थे। उनकी आंखों में खुशी भी थी और एक गहरी भावना भी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी भविष्यवाणी इस युवक के हाथों सच होती जा रही हो। उधर प्लैनेट एजियोर की सतह पर अचानक एक भयानक धमाका गूंजा। काले स्पेसशिप के नीचे से लाल ऊर्जा की एक जलती हुई किरण निकली। नीचे लोग चीखने लगे, भागो, जल्दी छुप जाओ। शहर की ऊंची इमारतें उस किरण के सामने सूखी घास की तरह कट गईं। जहां किरण गुजरी वहां सड़कें जलकर गहरे गड्ढों में बदल गईं। अचानक एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट जोर से दहाड़ा। उसके पैरों के नीचे जमीन फट गई और वह रॉकेट की तरह आसमान में उड़ गया, सीधे उस काले स्पेसशिप की ओर। उसके आसपास तत्वों की ऊर्जा इकट्ठा हो गई। उसने एक ही मुक्के से आने वाले हमले को तोड़ दिया। यह एक ग्रांड मास्टर स्तर का मार्शल आर्टिस्ट था। नीचे हजारों लोग आसमान की ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर उम्मीद लौट आई। वह आ गया। लैन चेन आ गया, हमारे लायन किंगडम का रक्षक। लैन चेन, वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का चेयरमैन। लोग चिल्लाने लगे, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लैन चेन के चेहरे पर खुशी नहीं थी। वह काले जहाज को गंभीर नजर से देख रहा था। उसने नीचे जलते शहर को देखा और सोचा, इस तकनीक की ताकत इतनी ज्यादा है कि मैं सीधे टकराने का जोखिम नहीं ले सकता। लैन चेन सोचने लगा, यह आतंकी सामने क्यों नहीं आ रहा? अगर वह सिर्फ जहाज की सिस्टम से हमला कर रहा है, तो शायद उसकी खुद की ताकत ज्यादा नहीं है। मुझे उसे बाहर आने पर मजबूर करना होगा। लायन किंगडम के मार्शल सेंट होने के नाते वह पीछे नहीं हट सकता था। उसने बाकी मार्शल आर्टिस्ट्स से कहा, ध्यान से, लेजर से बचो और मिलकर हमला करो। चलो, अपने घर के लिए। लैन चेन चिल्लाया। उसकी तलवार चमकने लगी और उसमें स्वर्ग और धरती की ऊर्जा इकट्ठी होने लगी। लैन चेन पूरी ताकत से जहाज की ओर बढ़ा और उसकी ऊर्जा ढाल से टकराया। उसने पूरी शक्ति से अपनी तलवार आगे बढ़ाई। नीचे लोग सांस रोककर देख रहे थे। यही उसका अंतिम वार है। अब जहाज टूट जाएगा। धड़ाम! तलवार अदृश्य ढाल से टकराई, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह हीरे की दीवार से टकरा गई हो।
उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो गई। लैन चेन की आंखें फैल गईं। यह कैसे हो सकता है? उसका दिल बैठ गया। उसने अपनी लगभग पूरी शक्ति उस वार में लगा दी थी, फिर भी जहाज को खरोंच तक नहीं आई। लैन चेन के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। अगर मेरी सबसे मजबूत चाल भी बेकार है तो हम कैसे जीतेंगे? तभी आसमान में स्क्रीन पर हंसी गूंजी। एक आंख वाला आदमी दिखाई दिया। तुम्हारी ताकत मेरे शील्ड को गुदगुदी भी नहीं कर सकती, कीड़े। लैन चेन ने ठंडे स्वर में कहा, तो उन्नत सभ्यताओं के लोग मशीनों के पीछे छिपते हैं? एजी स्क्रीन पर घूरते हुए हंसा। तुम चाहते हो कि मैं बाहर आऊं? उसने पूछा। लैन चेन बोला, क्या हुआ? डरते हो? एजी हंसा। ठीक है, अगर मरना ही चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। अचानक जहाज का दरवाजा खुला। लैन चेन की आंखों में उम्मीद चमकी। अब मौका है। लेकिन अगले ही पल सब खत्म हो गया। एक विशाल हाथ अचानक पीछे से आया और लैन चेन की खोपड़ी पकड़ ली। एजी उसके सामने खड़ा था। आसमान और धरती की ऊर्जा एजी के आसपास इकट्ठी होने लगी। उसका धर्मा बॉडी बढ़ने लगा। 1000 मीटर, 2000, 3000 और कुछ ही सेकंड में 5000 मीटर। आखिर में उसका विशाल धर्मा बॉडी 8000 मीटर तक पहुंच गया। वह शहर के ऊपर खड़ा था जैसे विनाश का देवता। एजी नीचे देखकर बोला, अब क्या करोगे, कीड़ो? फिर उसका विशाल हाथ आसमान से नीचे गिरा और लैन चेन को पूरी तरह पकड़ लिया। लैन चेन अब उसके सामने एक छोटे कीड़े जैसा लग रहा था। एजी बोला, तुम सच में सोचते थे कि तुम मुझे रोक सकते हो? एजी ने कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। 72 घंटों के अंदर इस ग्रह के सभी लेवल 8 और उससे ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट्स यहां आकर मेरे सामने झुक जाएं। नीचे बाकी मार्शल सेंट्स मुट्ठियां भींचकर खड़े थे, लेकिन उनके दिलों में सिर्फ बेबसी थी। अचानक एजी ने लैन चेन को हवा में उठा लिया। लैन चेन के चेहरे पर पहली बार असली डर दिखाई दिया। फिर एक भयानक दबाव आया। लैन चेन की आंखें बाहर निकलने लगीं और उसके मुंह से खून बहने लगा। एजी के लिए यह बस एक कीड़े को कुचलने जैसा था। एजी जोर से हंसा। तुम्हारा गर्व और यह ग्रह, सबका अंत एक जैसा होगा। कुछ ही पल में लैन चेन टूट गया। लायन किंगडम का रक्षक गिर चुका था। उसी समय ड्रीमस्केप में वैन ही और डुआन याइफेंग की लड़ाई अपने अंत की ओर पहुंच रही थी। यांग यिझाओ शांत खड़े सब देख रहे थे। उन्होंने कहा, लगता है इन 2 लेवल 15 मास्टर्स की विचारधारा की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई है। धीरे धीरे चमक कम होने लगी और डिवाइन डोमेन्स गायब होने लगे। लू शेंग ने आश्चर्य से कहा, क्या यह सच में खत्म हो गया? तभी वैन ही और डुआन याइफेंग नीचे आए और सीधे लू शेंग की ओर देखने लगे। वैंग ही ने शांत स्वर में कहा, हमने तुम्हें सब दिखा दिया। अब बारी तुम्हारी है, युवक। लू शेंग स्तब्ध खड़ा था। उसे समझ आ गया कि यह सब उसी के लिए था। यांग यिझाओ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, मानो कह रहे हों, अब तुम्हें अपनी राह खुद बनानी होगी। लू शेंग गहरी चुप्पी में डूब गया। उसने अपनी सांसों को स्थिर किया और आंखें बंद करके आगे के रास्ते की कल्पना करने लगा। काफी देर तक मन ही मन तैयारी करने के बाद उसके हाथ शून्य में चलने लगे, इस बार पहले से कहीं ज्यादा सहज और उद्देश्यपूर्ण ढंग से। इस चरण तक वह जिस स्टारफील्ड को बना रहा था, उसका पैमाना काफी विशाल हो चुका था, लेकिन वह पूरी तरह अव्यवस्थित था, टिमटिमाते तारों और नुकीले क्रिस्टल ग्रहों से भरा हुआ। ये सब वे टुकड़े थे
जिन्हें उसने पहले वैंग ही और डुआन याइफेंग के दिव्य क्षेत्रों की नकल करते समय बनाया था, और अब वे सब आधे अधूरे विचारों की उलझी हुई भीड़ में बदल चुके थे। इस समय यह तारों भरा क्षेत्र पूरी तरह अराजकता का मैदान बन चुका था। 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो और क्रिस्टल जीवन रूप लगातार एक दूसरे का संहार कर रहे थे। उनकी विरोधी प्रकृतियों की टक्कर से तारे सुपरनोवा बनकर फट रहे थे और ग्रह धूल में बदल रहे थे। लू शेन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाकर इस पूरे अव्यवस्थित दृश्य को व्यवस्थित करने की कोशिश की। शुरुआत में उसने अपने पूर्वजों की तरह दोनों शक्तियों को अलग अलग विरोधी गुटों में बांटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके हाथ अचानक रुक गए। हमेशा एक पक्ष को दूसरे पर विजय क्यों पानी चाहिए, उसने खुद से धीमे स्वर में कहा। क्यों न मैं ऐसा संतुलन बनाने की कोशिश करूं जहां दोनों साथ रह सकें। जैसे ही सहअस्तित्व का यह विचार उसके मन में जड़ा, उसे खुद शून्य से एक गूंजती प्रतिक्रिया महसूस हुई। उसने दोनों को अलग करने की कोशिश छोड़ दी। इसके बजाय वह जानबूझकर तारों और क्रिस्टल ग्रहों को एक दूसरे के पास रखने लगा। गोल्डन क्रो और क्रिस्टल ड्रैगन अब भी लड़ रहे थे और उनकी संख्या तेजी से घट रही थी, लेकिन लू शेन घबराया नहीं। वह बस दोनों पक्षों को लगातार पुनः निर्मित करता रहा ताकि कोई भी पक्ष निर्णायक बढ़त न ले सके और एक खतरनाक लेकिन ऊर्जावान संतुलन बना रहे। यह नाजुक प्रयोग, जिसमें जबरन संतुलन बनाए रखने की कोशिश थी, मानो अनंत समय तक चलता रहा। इस पूरे समय वैंग ही, डुआन याइफेंग और यान यिज़हाओ तीनों गुरु लू शेन की हर हरकत को ध्यान से देख रहे थे। जब लू शेन अनगिनत बार मरते तारों और टूटते ग्रहों को फिर से बनाकर संतुलन बनाए रखता रहा, तब आखिरकार वैंग ही ने चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज में संदेह साफ था। तुम्हारी महत्वाकांक्षा सराहनीय है, उसने कहा, लेकिन तुम्हारा तरीका मूल रूप से गलत है। मेरा दांव और उसका दांव दोनों स्वभाव से ही अत्यंत प्रभुत्वशाली और आत्मकेंद्रित हैं। ये पूर्ण सत्य हैं जो किसी प्रतिद्वंद्वी को सहन नहीं कर सकते। अगर हमारी दो राहें एक ही जगह में जबरन रखी जाए, तो अंत में केवल एक ही नतीजा होगा, एक पक्ष का पूर्ण विनाश। डुआन याइफेंग ने बस सिर हिलाकर सहमति जताई। वह सही कह रहा है। कुछ चीजें मिलाने के लिए बनी ही नहीं होती। क्या सच में ऐसा ही है? क्या इतनी शक्तियों के लिए संघर्ष ही एकमात्र अवस्था है? लू शेन की भौहें गहरी सिकुड़ गईं जब वह उनकी आलोचना के बारे में सोचने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर आया संदेह ज्यादा देर नहीं टिका। कुछ ही पल में उसकी आंखों में अचानक एक तीखी चमक उभरी, मानो कोई नया विचार जन्म ले चुका हो। तुम दोनों ने जो कहा वह तुम्हारी राहों के संदर्भ में बिल्कुल सही है, लू शेन ने सिर उठाकर वैन ही की ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखों में अब एक नया दृढ़ निश्चय चमक रहा था। लेकिन समस्या शायद इस द्वंद्व की दोतरफा प्रकृति में है। अगर तीसरी शक्ति हस्तक्षेप करे तो? अगर मैं एक कोमल संतुलनकारी दांव प्रकट कर सकूं जो इन दोनों प्रभुत्वशाली शक्तियों के बीच एक सेतु और कुशन की तरह काम करे, ताकि वे टकराने के बजाय एक चक्र में चल सकें। इतना कहते ही लू शेन ने किसी प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया। वह तुरंत फिर काम में जुट गया। उसकी उंगलियां आकाशीय शून्य में पहले से कहीं तेज और सटीक गति से चलने लगीं। अब वह सिर्फ नकल नहीं कर रहा था, वह नवाचार कर रहा था। संतुलन का उत्प्रेरक बनने के लिए पानी शायद सबसे लचीला और उपयुक्त माध्यम है, लू शेन बुदबुदाया। उसने अपनी तर्जनी और मध्यमा के बीच की जगह पर ध्यान केंद्रित किया और गहरे, जीवनदायी महासागरों की विशाल धाराओं की कल्पना की, जिन्होंने उसके अपने घर को पोषित किया था। उसकी उंगलियों से एक कोमल गहरा नीला प्रकाश खिलने लगा। उसमें एक शांत ऊर्जा थी जो अशांत शून्य को भी सुकून देती महसूस हो रही थी। धीरे धीरे उसकी हथेली में एक अद्भुत ग्रह आकार लेने लगा, पूरा का पूरा तरल जल से बना हुआ।
वह ग्रह शांत और लयबद्ध गति से घूम रहा था। यह खगोलीय पिंड जल की सुंदरता का अद्भुत नमूना था। इसकी सतह का 90% हिस्सा गहरे चमकते महासागर से ढका था, जबकि ध्रुवों पर प्राचीन चमकदार हिमनद जमे हुए थे। लू शेंग के लिए यह उसकी सबसे प्रिय रचना थी, इसलिए नहीं कि यह सबसे शक्तिशाली थी, बल्कि इसलिए कि इसमें नकल की जरा भी छाया नहीं थी। यह पूरी तरह उसकी आत्मा से जन्मी थी। उसने उस नीले ग्रह को मुक्त कर दिया और उसे धीरे धीरे उस उथल पुथल भरे स्टारफील्ड के केंद्र में तैरते हुए भेज दिया। जैसे ही वह पहुंचा, उसके भीतर से जीवन की गहरी कंपन फैलने लगी। एक अजीब आवाज गूंजी, आधा गहरा गर्जन, आधा मासूम सी चहचहाहट। कुछ देर बाद ग्रह के केंद्र से एक छोटा लेकिन मजबूत कछुआ बाहर निकलने लगा। उसके खोल पर जटिल चमकदार आकृतियां थीं। वह था XUANW। लू शेंग के चेहरे पर शुद्ध खुशी चमक उठी। लू शेंग ने धीरे से हाथ बढ़ाकर उस छोटे जीव के खोल को छुआ और उसे एक नाम दिया। तुम अपनी जाति के आदि पुरुष होगे, उसने फुसफुसाया। इस नए स्टारफील्ड में जन्म लेने वाले पहले XUANW। महान जलों के आधार। गोल्डन क्रो और क्रिस्टल ड्रैगन इस नई उपस्थिति को महसूस करते ही, जो उनकी तरह आक्रामक नहीं थी, अपने अपने स्थानों से नीचे उतरने लगे। वे नीले ग्रह के पास आकर छोटे XUANW के चारों ओर घूमते हुए उसे जिज्ञासा से देखने लगे। पहली बार तुम तीनों एक ही जगह पर हो और खून नहीं बहा रहे, लू शेंग ने कहा। तभी वैंग ही फिर बोला, उसकी आवाज में अब भी ठंडी शंका थी। तुम बस उनका ध्यान एक नई चीज से भटका रहे हो, वैंग ही ने कहा। ब्रह्मांड के नियम अटल हैं। पानी और आग मूल रूप से असंगत शक्तियां हैं। जैसे ही उनकी जिज्ञासा खत्म होगी, वे फिर लड़ना शुरू करेंगे और इस बार तुम्हारा छोटा कछुआ भी बच नहीं पाएगा। वास्तव में उनकी लड़ाई थोड़ी शांत हो गई थी, लेकिन हवा अब भी उनके विरोधी दबाव से भारी थी। घमंडी और बेहद प्रतिस्पर्धी 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो अब धीरे धीरे अपनी शिकारी नजर उस शांत काले कछुए पर डालने लगे जो एज़्योर प्लैनेट पर था। उनकी आग जैसी चोंचें चमक उठीं, मानो वे अपने सौर युद्ध का नया लक्ष्य तय कर रहे हों। लेकिन लू शेंग जरा भी परेशान नहीं दिखा। उसने हल्के से हाथ हिलाया और शांत, लगभग चंचल स्वर में बोला, इतनी जल्दी मत कीजिए सीनियर्स। बढ़ते ब्रह्मांड में नई विरोधाभास ही नई शक्तियों को जन्म देते हैं। देखिए, चौथी शक्ति अभी मैदान में आने वाली है। वैंग ही यह सुनकर सचमुच स्तब्ध रह गया। चौथी शक्ति? तुम सच में इस अव्यवस्था में और तत्व जोड़ने वाले हो? वैंग ही ने हैरानी से पूछा। उसके बगल में डुआन याइफेंग भी स्तब्ध था। उसका मुंह थोड़ा खुला रह गया जब उसने देखा कि लू शेंग पहले ही अपनी अगली रचना शुरू कर चुका था। अब लू शेंग के हाथ जटिल और लयबद्ध गति से साथ साथ चल रहे थे। उसके चेहरे पर गहरा शांत ध्यान था। उसकी भौहों के बीच से एक शाही आत्मविश्वास झलक रहा था। इस क्षण लू शेंग पूरी तरह बदल चुका था। वह अब केवल मार्शल आर्ट का छात्र नहीं था, वह एक आदिम सृजनकर्ता बन चुका था, जो तारों की विशाल बिसात पर अपनी कल्पना और प्रतिभा खुलकर दिखा रहा था। जो धरती पर गिरेगा वह जीवन का लकड़ी तत्व बनेगा, और जो आकाश में उड़ेगा वह पुनर्जन्म का फीनिक्स होगा, लू शेंग ने मंत्र की तरह कहा। उसने एक हरे, जीवंत ऊर्जा से भरा ग्रह प्रकट किया, फैंगलैंड स्टार। यह एक ऐसा ग्रह था जहां विशाल प्राचीन जंगल फैले हुए थे और हर पेड़ जीवन और वृद्धि की शक्ति से सांस लेता हुआ लगता था। और लकड़ी को संतुलित करने के लिए धातु की तीक्ष्णता भी चाहिए, वह हंसते हुए बोला। आओ व्हाइट टाइगर, पश्चिमी द्वार की रक्षा तुम्हें ही करनी होगी। तभी शून्य को हिला देने वाली दहाड़ के साथ चांदी और इस्पात से बना एक विशाल दैत्य प्रकट हुआ।
उसकी आंखों में भयानक रक्षक ऊर्जा चमक रही थी। व्हाइट टाइगर के आते ही 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो और XUANW के बीच की तनावपूर्ण ऊर्जा तुरंत कम होने लगी। जो तनाव अभी तक विस्फोट करने को तैयार था, वह अब एक जटिल लेकिन संतुलित ऊर्जा में बदलने लगा। धीरे धीरे एक अजीब सामाजिक संरचना बनने लगी। गोल्डन क्रो स्वाभाविक रूप से व्हाइट टाइगर की तेज और दमकती ऊर्जा की ओर आकर्षित होने लगे। वहीं व्हाइट टाइगर ने काले कछुए में एक रक्षक जैसा दिलचस्पी दिखाना शुरू किया। वे एक संतुलित चक्र में चलने लगे। लेकिन इस बीच क्रिस्टल ड्रैगन दूर ही रहे, अपने चमकते ग्रह के आसपास अकेले। लू शेंग ने उन अकेले क्रिस्टल ड्रैगनों की ओर देखा। उसके मन में एक नया विचार आया। चिंता मत करो, मैंने तुम्हें नहीं भुलाया, उसने धीरे से कहा। अगर तुम इस चक्र से बाहर रहोगे तो दुनिया अधूरी होगी। तुम्हें भी एक साथी चाहिए जो तुम्हारी दृढ़ता साझा करे। इसके तुरंत बाद लू शेंग ने पृथ्वी रंग की ऊर्जा का एक गोला बनाना शुरू किया। उसके हाथों में एक घना ओखर रंग का ग्रह बनने लगा, एक विशाल ठोस दुनिया जहां हर जगह केवल पत्थर ही पत्थर था। उसके विशाल पर्वतों की गहराइयों में भारी और दिव्य जीव जागने लगे। वे सीधे पत्थरों से जन्म ले रहे थे। लू शेंग मुस्कुराया। पहेली का आखिरी टुकड़ा, अर्थ का किलिन। धीरे धीरे ऐसे कई ग्रह और उनके किलिन संरक्षक बनने लगे। क्रिस्टल जीवन और अर्थ किलिन के बीच प्राकृतिक सामंजस्य तुरंत बन गया। क्रिस्टल ड्रैगन अक्सर उस पर्वतीय दुनिया पर आने लगे। वहीं अर्थ किलिन गोल्डन क्रो के पीछे पीछे खुश होकर चलते दिखाई देते। यह दृश्य देखकर लू शेंग हंस पड़ा। वाह, सच कहूं तो यह किलिन थोड़ा ज्यादा ही खुशामदी लग रहा है, उसने मजाक में कहा। फिर उसने खुद को संभाला और सीधा खड़ा हो गया। देखिए सीनियर्स, अराजकता से एक परिपूर्ण चक्र जन्म ले चुका है। लू शेंग ने अपने बनाए चमकदार बहुरंगी स्टारफील्ड की ओर देखा। अब 5 शक्तियां एक दूसरे को संतुलित भी करती हैं और आगे भी बढ़ाती हैं। बेकार की लड़ाई का युग खत्म हो चुका है। बताइए, इस रास्ते के बारे में आपका क्या विचार है? वैंग ही और डुआन यायफेंग चुप रहे। काफी देर बाद डुआन यायफेंग बोला, मान लो तुमने संतुलन बना भी लिया, तो क्या? एक इंसान की आत्मिक शक्ति और जीवन सीमित है। तुम एक साथ 5 लेवल 15 दांव कैसे साधोगे? वैंग ही ने ठंडी हंसी छोड़ी। एक दांव को उसकी सीमा तक साधना ही दिग्गजों को झुका देता है। 5 को एक साथ पकड़ना महत्वाकांक्षा नहीं, सीधा आत्मघात है। तुम एक सांप हो जो हाथी निगलने की कोशिश कर रहा है। क्या यह सच में सिर्फ लालच है? डुआन यायफेंग की भारी आवाज गूंजी। लू शेंग के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। काफी देर सोचने के बाद लू शेंग ने अचानक हाथ बढ़ाए, लेकिन इस बार संतुलन बनाए रखने के लिए नहीं। उसने पूरे स्टारफील्ड की 5 शक्तियों को पकड़कर जबरन शून्य के केंद्र की ओर खींचना शुरू कर दिया। जहां पहले सूर्य और क्रिस्टल शक्तियों की टक्कर से विनाश का क्षेत्र बना था, वहीं अब सब कुछ धकेला जा रहा था। ग्रह सड़कर मर जाते, जीवन नष्ट हो जाता। ये सभी प्राणी लू शेंग की अपनी आध्यात्मिक संतान थे। फिर भी उसके चेहरे पर पत्थर जैसी ठंडी शांति थी। वह शांत आंखों से देखता रहा जब तक पूरा स्टारफील्ड धीरे धीरे टूटकर शून्य में वापस न समा गया। यह देखकर वैंग ही और डुआन यायफेंग दोनों चौंक गए। क्यों कोई अपनी ही उत्कृष्ट रचना को नष्ट करेगा? लेकिन यान यिझाओ शांत रहा। वह बस लू शेंग को ध्यान से देखता रहा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। क्या ऐसा हो सकता है? उसने खुद से कहा। तुम्हारी क्षमता मेरी उम्मीद से भी अधिक है। लू शेंग ने यान यिझाओ की ओर देखा।
गुरुजी, क्या यही सही उत्तर है? क्या मैंने अंततः सबक का मूल समझ लिया? यांग यिझाओ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ लू शेंग, तुमने रास्ता पा लिया है। डगमगाओ मत, अपने ध्यान को स्थिर रखो और इसी मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। इसी बीच पूरा स्टारफील्ड टूटकर धूल बन गया। वैंग ही कुछ पूछने ही वाला था कि यांग यिझाओ ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसे पूछने की जरूरत नहीं, उसने कहा। जो उत्तर उसने पाया है वह अभी तुम्हारे स्तर के लिए अर्थहीन है। डुआन याइफेंग का चेहरा अचानक अविश्वास से भर गया। यह लड़का, क्या सच में लू शेंग, क्या तुमने वह सीमा देख ली है जिसे हम केवल सपनों में देखते हैं? लू शेंग के मन में अचानक गहरी स्पष्टता आ गई। उसका दिल शांत हो गया। शायद यही लेवल 16 का द्वार है, उसने मन ही मन सोचा। फिर उसने सिर झुकाकर यांग यिझाओ से पूछा, गुरुजी, आपका दांव आखिर है क्या? यांग यिझाओ जोर से हंस पड़ा। उसने हाथ लहराया और उसकी हथेली से एक शक्तिशाली हरी रोशनी फूट पड़ी, जीवन से भरी। क्षण भर में पूरा दृश्य बदल गया। उनके सामने अचानक एक चमकदार काला गो बोर्ड प्रकट हुआ। ध्यान से देखो, यांग यिझाओ ने फुसफुसाकर कहा। अब तक तुमने जो कुछ देखा, तारे, घास, सांस, सब मेरे दांव की अभिव्यक्ति है। उसने एक गो स्टोन बोर्ड के केंद्र में रख दिया। तुरंत ही बोर्ड की सतह लहराने लगी और एक चकाचौंध रोशनी फैल गई। लू शेंग स्तब्ध रह गया। यांग यिझाओ की लंबी आस्तीनें ऐसी हवा में लहरा रही थीं जो असल में थी ही नहीं, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन डाओइस्ट अमर स्वर्ग से उतर आया हो। उसकी शांत और स्थिर नजर लू शेंग पर टिक गई और उसने साफ आवाज में कहा, जिसने लड़के के मन में बची हुई उलझन को काट दिया। अब जब हमारा खेल खत्म हो चुका है और हमने दांव की असली प्रकृति पर बात कर ली है, तो कुछ सच्चाइयां हैं जो अब तुम्हें बतानी ही होंगी। लू शेंग के चेहरे पर उत्सुकता चमक उठी और उसने पूरा ध्यान यांग यिझाओ की बातों पर लगा दिया। मेरे साथ चलो। खेल का समय खत्म हो चुका है, अब देखने का समय शुरू हुआ है। यांग यिझाओ ने यह कहते हुए कदम बढ़ाया और बदलते हुए शून्य में आगे निकल गया। वैंग ही और डुआन याइफेंग बिल्कुल एक साथ उसके पीछे चल पड़े और लू शेंग भी बिना झिझके उनके पीछे पीछे चल पड़ा। चारों धीरे धीरे इस दुनिया के किनारे की ओर बढ़ने लगे। यांग यिझाओ अब कुछ नहीं बोला। वह बस सीधे आगे बढ़ता रहा। लू शेंग, वैंग ही और डुआन याइफेंग चुपचाप उसके पीछे चलते रहे। वे उस स्वप्नलोक के जाने पहचाने स्थानों से गुजरे, छोटा तालाब, साफ सुथरा सब्जियों का बगीचा और वह शांत आंगन, और सब पीछे छूट गया। आखिरकार वे इस छोटे ग्रह की असली सतह तक पहुंच गए। लू शेंग की आंखों के सामने जो दृश्य था वह डरावनी खामोशी से भरा हुआ था। टूटे हुए मृत ग्रह दूर अंतरिक्ष में तैर रहे थे और चारों तरफ घना धूसर काला धुंध फैला हुआ था जो रोशनी तक निगल रहा था। यांग यिझाओ, वैंग ही और डुआन याइफेंग एक विशाल चट्टान के किनारे पर आकर रुक गए। तीनों की नजर उस मृत ब्रह्मांड के क्षितिज पर टिकी हुई थी। वे तीन प्राचीन स्तंभों की तरह खड़े थे, मानो अंधकार के खिलाफ आखिरी दीवार हो। कुछ देर की भारी चुप्पी के बाद यांग यिझाओ ने हाथ हिलाया। उसके इशारे के साथ ही धूसर धुंध धीरे धीरे हटने लगी और नीचे छिपी भयावह सच्चाई सामने आने लगी। लू शेंग की आंखों के सामने एक एक करके अनगिनत सड़े हुए मृत ग्रह दिखाई देने लगे। वे दूर तक अंतहीन फैले हुए थे। इतने सारे अंधेरे और बेजान संसार। लू शेंग धीमे से बोला, इनके साथ क्या हुआ? ये आखिर है क्या? यांग यिझाओ काफी देर तक उस मृत ग्रहों के कब्रिस्तान को देखता रहा। उसकी आंखों में एक पुराना,
थका हुआ दुख झलक रहा था। फिर वह मुड़ा और लू शेंग से बोला। उसकी आवाज बेहद शांत थी। लू शेंग, यही हमारे ब्रह्मांड का असली चेहरा है। जब रोशनी बुझ जाती है तो यही बचता है। ये सारे संसार महान विपत्ति में नष्ट हो गए और अब तुम्हारा अपना ब्रह्मांड भी लगभग उसी तरह की आपदा झेलने वाला है। यांग यिझाओ के ये शब्द लू शेंग के लिए बिजली की तरह थे। वह तुरंत बोल पड़ा, क्या शून्य से आने वाले बाहरी दैत्य सच में इतने डरावने हैं? क्या उनकी ताकत इतनी बड़ी है कि आप जैसे शक्तिशाली भी उन्हें रोक नहीं सकते? यांग यिझाओ ने धीरे से सिर हिलाया। मैं नहीं रोक सकता। हम में से कोई भी नहीं रोक पाया। उसने टूटे हुए ग्रहों की ओर देखते हुए कहा, उन दैत्यों का आक्रमण वैसा साधारण युद्ध नहीं है जैसा तुम सोचते हो। जिस जगह से वे आते हैं वह कोई सामान्य संसार नहीं है और वे हमारे भौतिक नियमों का पालन भी नहीं करते। यांग यिझाओ ने फिर हाथ हिलाया। धुंध और हट गई। अब वहां एक विशाल काला भंवर दिखाई दे रहा था, एक अराजक डरावना भंवर जो खुद जीवित लगता था। वो क्या है? लू शेंग की आवाज डर से कांप गई। यांग यिझाओ ने गंभीर स्वर में कहा, यह अनगिनत भौतिक ब्रह्मांडों का अंधेरा पक्ष है। यह अत्यंत बुराई का मूल स्रोत है, सभी नकारात्मक ऊर्जा का संगम। जिन बाहरी दैत्यों से तुम लड़ते आए हो वे तो बस इसकी सतही झलक हैं। लू शेंग धीरे धीरे दोहराने लगा, अनगिनत ब्रह्मांडों का अंधेरा पक्ष, सभी नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत। अब उसे समझ आने लगा कि यह किसी एक दुश्मन के खिलाफ युद्ध नहीं था, यह तो पूरे अस्तित्व के सड़ने के खिलाफ संघर्ष था। यांग यिझाओ ने गंभीर आवाज में कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझ लो, जब यह शक्ति किसी ब्रह्मांड में प्रकट होने लगे तो इसका मतलब है कि वह ब्रह्मांड विनाश के बहुत करीब पहुंच चुका है। क्या? विनाश? लू शेंग हिल गया। लेकिन क्यों? अगर हमें पता है कि यह आने वाला है तो हम इसे रोक क्यों नहीं सकते? यांग यिझाओ ने हाथ फैलाया। उसकी हथेली में एक सुंदर लाल सेब था, देखने में पूरी तरह पका और मीठा। लेकिन ध्यान से देखने पर लू शेंग को उस पर छोटे छोटे धूसर फफूंदी के धब्बे दिखे। यांग यिझाओ ने उंगलियों से हल्का सा इशारा किया। सेब तुरंत दो हिस्सों में कट गया। अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था, पूरा कोर काला और सड़ा हुआ था। लू शेंग की आंखें फैल गईं। मैं समझ गया, एक बार जब नकारात्मक शक्ति किसी ब्रह्मांड को अंदर से सड़ा देती है तो वह सिर्फ बाहरी खतरा नहीं रह जाता, वह अंदर की बीमारी बन जाता है। यांग यिझाओ ने धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर दुख, पछतावा और हल्की उम्मीद का मिश्रण था। तो फिर मैं जो कर रहा हूं उसका मतलब क्या है? लू शेंग ने खाली नजरों से पूछा। अगर आप जैसे लेवल 15 या शायद लेवल 16 लोग भी इसे नहीं रोक सकते तो किसी और के पास क्या उम्मीद है? उस पल लू शेंग का मन गहरी निराशा में डूब गया। उसने खुद को कम नहीं आंका, लेकिन सच्चाई यह थी कि सामने खड़े तीनों उससे हजारों गुना शक्तिशाली थे। मैं दिल से बस एक सामान्य इंसान हूं, लू शेंग धीमे से बोला। अगर मेरी दुनिया 10,000 साल बाद नष्ट होने वाली हो तो मैं फिर भी कुछ कर सकता हूं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड का विनाश, यह बोझ किसी एक इंसान के लिए बहुत भारी है। मैं आखिर कर ही क्या सकता हूं? उसने निराश होकर कहा। आपने मुझे लेवल 15 और लेवल 16 दांव की महानता दिखाई और फिर बताया कि अंत में सब बेकार हो जाएगा। यांग यिझाओ ने उसकी आंखों में डर और उलझन पढ़ ली। क्या तुम डर गए हो, लू शेंग? उसने धीरे से पूछा। लू शेंग ने सिर हिलाया। डर नहीं, बस सब कुछ बहुत बड़ा है।
यान यिझाओ मुस्कुराया और सड़ा हुआ सेब गायब हो गया। याद करो जब तुम पहली बार इस स्वप्नलोक में आए थे, उसने कहा। तब तुम खुद को एक फायर सीड समझते थे, एक ऐसी चिंगारी जो दुनिया बदल सकती है। फायर सीड। लू शेंग चौंक गया। क्या भविष्य की वह कहानी सब आपने ही बनाया था? यान यिझाओ बस मुस्कुराया। अब लू शेंग को समझ आ गया। यह सब एक परीक्षा थी, एक तैयारी। यान यिझाओ बोला, तब तुम एक साधारण हाई स्कूल छात्र थे। फिर भी तुमने स्वर्ग को चुनौती देने की हिम्मत की थी। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। यान यिझाओ की बात सुनते ही लू शेंग की आंखों में सितारों जैसी चमक फिर से जल उठी। सही कहा, लू शेंग धीरे से बोला। पहले मैं कुछ भी नहीं था। फिर भी मैंने चुनौती दी थी। अब जब मैं और ताकतवर हूं, तो पीछे क्यों हटूं? उसने मुट्ठियां भींच लीं। अगर ब्रह्मांड नष्ट होना है, तो हम अंत तक लड़ेंगे। यान यिझाओ मुस्कुराया। तो तुम्हें फिर से अपना आत्मविश्वास मिल गया। लू शेंग ने वैंग ही और डुआन याइफेंग की ओर देखा। उसकी आंखों में अब संदेह नहीं था, बस दृढ़ निश्चय था। उसकी बात सुनकर तीनों प्राचीन गुरु चौंक गए। फिर अचानक तीनों हंस पड़े। उनकी हंसी पूरे मृत ब्रह्मांड में गूंज उठी। अच्छा, बहुत अच्छा। यान यिझाओ बोला, मेरी लंबी जिंदगी में हजारों शिष्य रहे, लेकिन सबसे गर्व मुझे इन दो पर था। फिर उसने लू शेंग की ओर इशारा किया। लेकिन अब शायद सबसे महान शिष्य तुम हो। यह सुनकर लू शेंग के चेहरे पर चमकदार मुस्कान आ गई। वैंग ही और डुआन याइफेंग आगे बढ़े। अगर तुम यह रास्ता चुन चुके हो, तो हम पूरा समर्थन देंगे। तीनों लू शेंग के चारों ओर खड़े हो गए, एक शक्तिशाली त्रिकोण बनाते हुए। वैंग ही आगे बढ़ा। उसके शरीर से प्राचीन अग्नि जैसी ऊर्जा निकलने लगी। मेरा दांव है कांस्टेंट स्टार का दांव। अब मैं इसे तुम्हें सौंपता हूं। इतना कहते ही उसकी अग्नि भड़क उठी और सीधा लू शेंग के शरीर में समा गई। धम। लू शेंग के पूरे शरीर में पहाड़ जैसी शक्ति टकराई। अनंत अग्नि की अवधारणाएं उसके दिमाग में भरने लगीं। वैंग ही अपने लेवल 15 दांव की पूरी समझ उसे दे रहा था। फिर डुआन याइफेंग आगे आया। अगर उसने अपनी आत्मा खाली कर दी, तो मैं भी पीछे नहीं रह सकता। वह हवा में उछला और नीली रोशनी बनकर लू शेंग की चेतना में समा गया। अब यान यिझाओ की बारी थी। उसने लू शेंग की ओर देखा और धीरे से उसकी भौहों के बीच उंगली रख दी। लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर हूं, मैं तुम्हें सिर्फ एक तकनीक नहीं दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा पूरा का पूरा एक ब्रह्मांड। लू शेंग का दिमाग पहले ही अपनी सीमा पर था, और यह सुनकर वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। यान यिझाओ की आवाज शून्य में गूंज उठी। तुम्हारे दिल की हर इच्छा पूरी करने की शक्ति तुम्हारे पास हो, और तुम्हारी इच्छा ही वास्तविकता को बदल दे। स्टार पाथ की कथा अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी, और लू शेंग की दास्तान इतिहास में दर्ज हो रही थी। जब ये पवित्र लेख फिर से लिखे जाएं, तो इस मार्ग के अनुयायी अपनी मिल्क टी और समर्थन देते रहें, ताकि प्रेरणा की आग जलती रहे। यान यिझाओ ने अपने शिष्य के लिए अंतिम आशीर्वाद पूरा किया, और फिर उसका शरीर चमकती रोशनी के कणों में बदल गया जो घूमते हुए लू शेंग के भीतर समा गए। लू शेंग ने महसूस किया कि ये प्राचीन और विशाल शक्तियां उसकी हड्डियों तक में उतरकर उसका हिस्सा बन गई हैं। अचानक इस विरासत की धुंध के बीच लू शेंग को अपने गुरुओं की धुंधली परछाइयां दिखीं। वह दर्द से चिल्ला उठा, मास्टर, सीनियर ब्रदर्स, कृपया मत जाइए।
लू शेंग के गले से दिल तोड़ देने वाली चीख निकली जो उसके मन के अनंत शून्य में गूंजती रही। उसकी आंखों के सामने यान येझा, वैंग ही और डुआन याइफेन की आकृतियां धीरे धीरे धुंधली होने लगीं, जैसे सुबह की धुंध सूरज की रोशनी में गायब हो जाती है। उनके चेहरों की हर परिचित रेखा धीरे धीरे सफेद धुएं में बदलकर शून्य में बिखर गई। सिर्फ यान येझा की आखिरी आवाज रह गई। अब से यह रास्ता तुम्हें अकेले चलना होगा। तुम्हें सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। अगर भाग्य ने साथ दिया तो शायद हम फिर कभी मिलेंगे। लू शेंग का शरीर कांपने लगा। उसने आंखें कसकर बंद कर लीं और गर्म आंसू उसके गालों पर बहने लगे। लू शेंग के अवचेतन की गहराई में उसकी ओमनिपोटेंट मार्शल आर्ट्स का प्रतीक, वह धूसर कंपास, तेजी से फैलने लगा, मानो पूरे आंतरिक संसार को घेर रहा हो। मैं महसूस कर सकता हूं, ताओ का पूरा समुद्र मेरी नसों में भर रहा है, हर कोशिका में सदियों का भार भरता हुआ। जानकारी और समझ का यह भंडार अंतहीन है। मेरे पास 2 लेवल 15 दांव हैं, एक सर्वोच्च लेवल 16 दांव और अनगिनत लेवल 7, 8 और 10 दांव। मेरी मार्शल नींव अब पहले से अरबों गुना मजबूत हो चुकी है। इतनी मजबूत नींव सिर्फ दुर्लभ नहीं थी, मार्शल इतिहास में ऐसी चीज कभी देखी ही नहीं गई थी। यह ऐसी नींव है जो समय के पूरे इतिहास में बेजोड़ है। अब मेरे पास वह योग्यता है जिससे मैं असंभव काम करने की कोशिश कर सकता हूं, अपना खुद का मार्ग बनाना। ओमनिपोटेंस का दांव। अगर इतनी विशाल नींव न हो तो ऐसा सर्वव्यापी दांव कभी संभव ही नहीं होता। मेरी आंतरिक शक्ति अभी ज्वार की तरह उठ रही है। जैसे ही मैं इस ज्ञान को पूरी तरह पचा लूंगा और वास्तविक दुनिया में लौटूंगा, मैं निश्चित ही अपनी सीमाएं तोड़ दूंगा। आखिरकार वह धूसर कंपास लाखों टुकड़ों में टूट गया। अंधेरे आकाश में एक चमकता सितारा जल उठा, एक नई मार्शल इच्छा का प्रतीक। लेकिन यह बस शुरुआत थी। दूसरा सितारा जला, फिर तीसरा, फिर चौथा। कुछ ही देर में हजारों सितारे पूरे आकाश में फैल गए। इसी समय लू परिवार के घर में माहौल भारी डर से भरा हुआ था। पूरा परिवार टीवी के सामने बैठा स्क्रीन पर दिख रही भयावह खबरें देख रहा था। टीवी पर एक डरावना दृश्य दिख रहा था। 8000 मीटर से भी ऊंचा एक विशाल दानव फैन हुआ शहर को नष्ट कर रहा था। स्टील और कांच की गगनचुंबी इमारतें उसकी हथेलियों के नीचे खिलौनों की तरह टूट रही थीं। हर तरफ आग लगी हुई थी। नीचे लोग चीखते हुए हर दिशा में भाग रहे थे, मानो चींटियां बिखर रही हों। लूहे ने टीवी का रिमोट कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आवाज चिंता से भारी थी। किसी उन्नत एलियन सभ्यता का आक्रमण। लगता है हमारी दुनिया सच में पूरी तरह अराजकता में डूबने वाली है। झेंग यूफेन ने अविश्वास से सिर हिलाया। क्या यह सच में हो सकता है? यह तो किसी फिल्म जैसा लग रहा है। लूहे ने गंभीरता से सिर हिलाया। चैनल एक ऐसा मजाक नहीं दिखाएगा। और बाजार देखो, चावल का एक डिब्बा भी अब 30 युआन हो गया है। लू किंग बोली, उसकी आवाज कांप रही थी। माँ, इंटरनेट पर हर जगह वीडियो हैं। शहर के सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सब लोग कह रहे हैं कि यह सच में एलियन हमला है। यह देखो, मैं तुम्हें एक असली वीडियो दिखाती हूँ। लू किंग ने फोन निकाला और जल्दी जल्दी वीडियो खोलने लगी। वीडियो में वह 8000 मीटर का दानव बस हाथ घुमाता है और नीचे मौजूद टैंक और सेना की पूरी टुकड़ियां खिलौनों की तरह उड़ जाती हैं। कैमरा उसके चेहरे पर गया। वह दानव क्रूर मुस्कान के साथ बोला, भागने का सोचो भी मत, कमजोर जीवों। यह दुनिया अब हमारी है। कुछ और वीडियो देखने के बाद लू परिवार पर गहरी खामोशी छा गई।
उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। दुश्मन बेहद शक्तिशाली था, मानो उच्च सभ्यता का प्रहार निम्न सभ्यता पर। झेंग यूफेन ने डरते हुए पूछा, अब हम क्या करेंगे? क्या सच में दुनिया खत्म होने वाली है? लू है ने उसे शांत करने की कोशिश की। भले ही दुनिया खत्म हो रही हो, लेकिन लड़ाई अभी हमसे दूर है। और अगर आसमान गिरता है तो बड़े लोग उसे संभालेंगे। यह बोझ हमारे जैसे सामान्य लोगों का नहीं है। झेंग यूफेन रो पड़ी। मुझे इसी बात से डर लग रहा है। लू शेंग अब बहुत बड़ा बन चुका है। अगर उसे इन राक्षसों से लड़ने भेज दिया तो। लू है कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ऐसी बातें मत सोचो। अगर दुनिया के सारे विशेषज्ञ एक साथ आए तो एक एलियन को तो हराया जा सकता है। अभी हमारा काम है देश पर भरोसा करना और खुद को सुरक्षित रखना। यह कहकर वह सामान इकट्ठा करने बाहर निकल गया। लू किंग और झेंग यूफेन भी उसके पीछे चल पड़ी। उधर ड्रैगन कंट्री की एक सुरक्षित विला में वायु फेई तेजी से कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई। टैन झोंगयू पहले से वहां मौजूद था। वायु फेई ने तुरंत पूछा, स्थिति क्या है? टैन झोंगयू ने टैबलेट देते हुए कहा, यह ईगल कंट्री की रिपोर्ट है। उनके 3 लेवल 9 मार्शियल सेंट्स कुछ ही मिनटों में हार गए। अब तक प्लैनेट एजियोर के 5 लेवल 9 मार्शियल सेंट्स मारे जा चुके हैं। वायु फेई बोली, लगता है उनके जहाज में जैविक पहचान प्रणाली है जो सीधे हमारे सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को ढूंढ लेती है। अब हमें एकजुट होना होगा। यह पूरी मानवता का संकट है। सभी मार्शियल सेंट्स ने गंभीर चेहरों से सिर हिलाया। वीडियो देखकर उन्हें समझ आ गया था, दुश्मन लेवल 10 का योद्धा है। किसी ने पूछा, लू शेंग कहाँ है? हमें उसकी ताकत चाहिए। टैन झोंग्यू ने कहा, वह अभी गहरे ध्यान में है, लेवल 9 में करने की कोशिश कर रहा है। उसे जगाना खतरनाक होगा। तभी डॉम किंग्स कमरे में आई। मैंने 3 दिन पहले ही लॉर्ड गाइड को संदेश भेज दिया है। यह सुनकर सबको थोड़ी उम्मीद मिली। वायु फेई ने मेज पर जोर से हाथ मारा। हम लू शेंग को अभी नहीं जगा सकते। हमें तब तक लड़ना होगा जब तक वह वापस नहीं आता। कमरे में भारी खामोशी छा गई। दूर स्टार बैटलफील्ड 2484 में एक हल्के नीले रंग का अंतरिक्ष यान तेजी से उड़ रहा था। होलोग्राम में जो दिखाई दी। लैंड चेन, मैं लगभग तुम्हारे पास पहुंच गई हूं। चलो प्लैनेट एजियोर चलते हैं। दुश्मन बहुत खतरनाक है, जो बोली। लैंड चेन ने सिर हिलाया। उधर समुद्र की गहराई में लू शेंग की चेतना का क्रिस्टल रूप बदलने लगा। बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब हो गया और सफेद रोशनी में बदल गया। फिर वह रूप काला शून्य बन गया, लेवल 11 क्रिस्टल मेडिटेशन का सर्वोच्च रूप। आखिरकार परिवर्तन रुक गया। लू शेंग ने गहरी सांस ली। एक ही बार में लेवल 8 से लेवल 11 तक पहुंचना, यह सच में डरावनी गति है, उसने सोचा। अब मुझे एक्सटर्नल मार्शियल रीजन को फिर से बनाना होगा। पुराना कॉन्स्टेलेशन दांव बहुत अधूरा था। बेहतर होगा कि सब कुछ तोड़कर शुरुआत से बनाया जाए। उसका पूरा शरीर भीतर से चमकने लगा। उसके अंदर मौजूद इमोर्टल सेल्स एक एक करके प्रकट होने लगे और उसकी त्वचा के नीचे छोटे छोटे सूरज की तरह चमक रहे थे। 20,000 मीटर गहरे समुद्र के दबाव के नीचे अचानक लू शेंग के ध्यानमग्न शरीर से भयंकर ऊर्जा लहर उठी। अचानक उसका शरीर अंदर से फट गया। मांस, हड्डियां और अंग सब बारीक जैविक कणों में टूट गए। अंधेरे समुद्र तल में खून जैसा एक लाल धुंध फैल गया और उसके बीच 365 चमकते प्रकाश बिंदु शांति से तैर रहे थे।
ये थे लू शेंग के इमॉर्टल सेल्स। किसी और के लिए ऐसा शरीर टूटना तुरंत मौत होता, लेकिन लू शेंग का एबनी वॉइड स्टार ह्यूमैनॉइड लगभग पूरा बन चुका था और उसकी आध्यात्मिक शक्ति लेवल 11 तक पहुंच चुकी थी। इसलिए वह अब सिर्फ भौतिक शरीर पर निर्भर नहीं था। डुआन याइफेंग के डिवाइन स्टार दाओ की मदद से वह बिना शरीर के भी चेतना बनाए रख सकता था। इसी वजह से उसने इतनी खतरनाक प्रक्रिया शुरू करने की हिम्मत की। खून और हड्डियों के कण बिखरे नहीं, वे फिर से इकट्ठा होने लगे। सैकड़ों किलो दुर्लभ ऊर्जा क्रिस्टल उसके इरादे से टूट गए और उनमें से अनगिनत ऊर्जा निकलकर उसके शरीर की ओर बहने लगी। उसके अंदर का एबनी वॉइड स्टार ह्यूमैनॉइड अचानक आंखें खोलता है और दो तारों जैसी रोशनी निकलती है, मानो पुनर्निर्माण का नक्शा। मांसपेशियां और हड्डियां फिर से बनने लगीं। लेकिन इस बार इमॉर्टल सेल्स नए ढंग से व्यवस्थित हुए और सुनहरी रोशनी में चमक उठे। पहले उसका इमॉर्टल स्टार बॉडी बस हल्का सुनहरा था, लेकिन अब उसका पूरा शरीर चमकते ड्रैगन गोल्ड जैसा दिख रहा था, जिस पर रहस्यमयी पैटर्न उकेरे हुए थे। ये चमकती रेखाएं कॉन्स्टेलेशन ग्रेट सक्सेस के पवित्र पैटर्न थे, जो उसके मार्शल अस्तित्व के अगले स्तर तक पहुंचने का संकेत थे। अब से इन्हें सुप्रीम बोन्स कहा जाएगा। किसी को शिकायत है तो मन में रखे, लू शेंग ने मन ही मन कहा। इमॉर्टल स्टार बॉडी नाम अब मेरे लिए छोटा पड़ चुका है। अब से मेरा शरीर इमॉर्टल स्टार सुप्रीम बॉडी कहलाएगा।